नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 चैप्टर राजस्थान के स्थापत्य के कथन और कारण संबंधी प्रश्न करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल पेज नंबर के हिसाब से हैं। और 68 पेज नंबर पर जो आपके राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, उससे जो जितने भी कथन और कारण संबंधी प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट रहा। बिल्कुल सही बात है। जहाँ राजधानियाँ थी वहाँ नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा के लिए और सुविधा की दृष्टि से जो स्थान उपयुक्त होता है उसे ही राजधानी नगर बनाने के लिए चुना गया। सही बात है, रक्षा के लिए जो उपयुक्त होगा उसे चुना जाएगा। अच्छा, भीनमाल, चित्तौड़, मंडोर, ओसिया, रणथंभौर और आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने के लिए चुना गया था। और ये स्थान केवल समतल भूमि परिस्थितियों के कारण चुने गए, ये कथन गलत है। वैसे भी इसमें क्या आ चुका है, केवल। तो अगर बात करें, रक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे, क्योंकि ये स्थान नगर रक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे, तो आर गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, जयपुर शहर की व्यवस्था में चौड़ी और सीधी सड़कों और रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल सही बात है। महान शिल्पकार कौन था? विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गीय सिद्धांतों पर बनाया। ये कथन भी सही है, आ सकता है पेपर में। 9 वर्गीय सिद्धांत पर बसा था। ठीक है, दोनों कथन सही है। आर से एक ही सही व्याख्या करता है। जयपुर शहर में छोटी और बड़ी दो प्रकार के चौपड़े और चौपड़ों के बीच में फंवारा लगा हुआ है और चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार बनाए गए हैं। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी करता है। एक तो सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, जोरावर सिंह गेट जयपुर शहर के निकास के महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। ध्यान रखिए क्या है, ये महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्या बताए? दरवाजे बताए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये सभी जयपुर शहर के मुख्य बाज़ारों के नाम है। तो यही गलती होगी, ये बाज़ार नहीं है। तो आर कथन क्या है? गलत है। तो ये सही है, आर गलत है, क्योंकि ये निकास के दरवाजे हैं, बाज़ार के नहीं। जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 में रखी गई थी। बिल्कुल सही बात है। इसकी जो नींव थी वो 1726 में रखी गई। और सवाई जयसिंह की कल्पना, ये किसकी कल्पना थी? सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? राजगुरु जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। ये ध्यान रखना है, राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट, ध्यान रखें। और किसकी कल्पना थी? सवाई जयसिंह की कल्पना थी। कब रखी गई थी? 1726 में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा ये नींव रखी गई थी। आगे चलो। और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जयपुर के स्थापत्य ने आगे चलकर पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को प्रभावित किया। सही बात है, इसके आधार पर ही नगर बसाए गए, राजधानियाँ बनाई गई। जयपुर सुव्यवस्थित रूप से बसाया गया एक आधुनिक परिपूर्ण नगर था, जो कि 9 वर्गीय सिद्धांत पर था, जैसा पहले बता चुका है। यहाँ पर अनेक दरवाजे भी थे। दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसा कहा गया है आपसे, क्योंकि लगा कर देख ले कि जयपुर के स्थापत्य ने आगे चलकर पूरे राजस्थान के नगर नियोजन को प्रभावित किया। क्यों किया? क्योंकि जयपुर व्यवस्थित रूप से बसाया गया एक आधुनिक परिपूर्ण नगर था। आगे देखो, 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। सही बात है। 12वीं शताब्दी कौन सी शताब्दी है? 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी में जो है जैसलमेर का निर्माण किया गया था जंगल की निकटता, जंगल पास में देख करके और पानी की सुविधा के हिसाब से इसका निर्माण किया गया था। जंगल की निकटता की वजह से और पानी की सुविधा की दृष्टि से 12वीं शताब्दी में जैसलमेर का निर्माण किया गया। जैसलमेर की समूची योजना जन जीवन और व्यापार के समृद्धि के हित में थी। सही बात है, लोगों का जीवन इम्पोर्टेंट है और व्यापार की समृद्धि के लिए इसकी जो है योजना बनाई गई थी जैसलमेर। आगे चलो, दोनों कथन सही है, और एक सही व्याख्या करते हैं। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। बिल्कुल, अजयराज चौहान के द्वारा अजमेर नगर बसाया गया था। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान भी रखना है आपको। जो पृथ्वीराज विजय काव्य है, जो जयानक के द्वारा लिखा गया है, उसमें अजमेर की तुलना किसी की गई? इंद्रपुरी से। ठीक है, किसी की गई? इंद्रपुरी से।
आंध्र प्रदेश से अजमेर की तुलना की गई है और चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। बिल्कुल सही कथन है। आगे चलो और आगे की सही व्याख्या भी करता है। बूंदी के स्थापत्य में जल की प्रचुरता का बढ़ाव है। बूंदी में जल ही जल मिलेगा आपको। बूंदी को मरुस्थलीय परिस्थिति को अनुकूल बनाया गया था। जब पानी मिलेगा तो मरुस्थल कहाँ से मिलेगा? तो आर गलत है, क्योंकि जल की प्रचुरता जल स्रोतों और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर थी, मरुस्थलीय नहीं थी। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण और परकोटे भवन निर्माण का संबंध भौगोलिक परिस्थिति से है। बिल्कुल सही बात है। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही जोधपुर नगर बसाया गया था। गढ़ के निर्माण के लिए और उसका क्या बनाया गया था? परकोटा। तो गढ़ निर्माण और परकोटे भवन निर्माण का संबंध किससे है? सही बात है, भूगोल से रिलेटेड ही तो ये सब। एक तो गढ़ निर्माण है और परकोटा है, भूगोल से रिलेटेड है ये सब, ठीक है। और दुर्ग और नगर का निर्माण हमेशा भौगोलिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता था। कोई भी दुर्ग बना या कोई भी नगर बना, उसका निर्माण भौगोलिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जाता था। दोनों कथन सही है। आर्य की सही व्याख्या भी करता है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 12। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार, पेशे का मतलब होता है व्यवसाय, व्यवसाय के अनुसार नगर के भाग बनाए गए। बिल्कुल सही बात है। समतल भूमि पर ही बना था। वहाँ पर हाटों और बाज़ारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया। वहाँ पर हाट थे और बाजार थे, व्यापारिक सुविधा के अनुकूल ही बीकानेर में बनाया गया, समतल भूमि पर बनाया गया। तो दोनों कथन सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। उदयपुर में मोहल्लों को झीलों के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार बांटा गया। पानी इस वजह से घाटियों और अनुकूल पेशे यानी व्यापार के अनुसार बांटा गया। उदयपुर का नगर नियोजन पूरी तरह से समतल मैदानों पर था। तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो समतल मैदानों पर कैसे हो सकता है? समतल मैदानों पर थोड़ी हो सकता है। वहाँ पर तो क्या थी? क्योंकि उदयपुर में तो क्या थी? घाटियाँ थी और झीलें थी। तो घाट और झीलों के अनुकूल ये तो बनाया गया था। तो समतल मैदान गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये तैयार किए गए प्रश्न हैं और बिल्कुल भी 1% भी अगर इसी बुक से प्रश्न आता है तो 1% भी बाहर नहीं जाएगा। नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा। बिल्कुल सही बात है। नगर अलग थे और गांव अलग थे, ठीक है। भौगोलिक स्थिति जैसे पहाड़, ढलान, मरुस्थल के अनुसार गाँव की बसावट तय होती थी। इसका कारण बता दिया भाई। नगरों के स्थापत्य से गाँव का स्थापत्य भिन्न था। तो क्वेश्चन लगा देंगे अपन भाई, क्योंकि भौगोलिक स्थिति जैसे पहाड़ की वजह से, ढलान की वजह से, मरुस्थल की वजह से इसकी बसावट होती थी, गाँव की बसावट होती थी। तो सही बात है। आगे चलें तो आगे की व्याख्या भी करता है। केलवाड़ा और सरड़ा जैसे पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ी ढलान पर, केलवाड़ा और सरड़ा जैसे पहाड़ी इलाकों के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं। तो दो ही है ये बुक में आपके, एक तो केलवाड़ा दे रखा है, एक सरड़ा दे रखा है। तो ध्यान रखें कि कौन से वे पहाड़ी ढलान पर बसे हुए गाँव हैं। उसके बाद पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियाँ छोटी छोटी टेकड़ियों पर बनी हुई थी। बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सही है और आर ए का सही विवरण है। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता था। एकदम सही बात है। पानी की तो मेन है। बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर, जलाशय शब्द का प्रयोग अधिकतर मिलता है आपको। सही बात है। प्रत्यक्ष प्रमाण व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। बीदासर, जेतसर, उदासर रेगिस्तानी गाँव के उदाहरण, जैसा अभी तो बताया गया था। रेगिस्तानी जो गाँव थे जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर, इनमें क्या लगाया जाता था? सर लगाया जाता था। आगे क्या लगाया जाता था? सर लगाया जाता। तो बीदासर, जेतसर, उदासर ये रेगिस्तानी गाँव के उदाहरण है। तो बीकानेर के हैं, ठीक है। आगे चलो, एकदम राइट है। इन नामों के अंत में सर शब्द जलाशय की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है। जो सर का मतलब ही क्या होता है? सर का मतलब ही तालाब होता है। जलाशय की उपस्थिति को दर्शाता है। और एक ही सही व्याख्या भी करता है। राजस्थान में दुर्ग निर्माण की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। तो एकदम सही बात है। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई दुर्ग या गढ़ न हो। बिल्कुल राजस्थान में हर जगह आपको क्या मिलेंगे? दुर्ग या गढ़ मिलेंगे। तो आर्य की सही पुष्टि भी करता है। दोनों कथन सही है। शुक्र नीति के अनुसार 7 अंगों में से एक दुर्ग भी है। बिल्कुल सही बात है। 7 अंगों में से एक दुर्ग माना गया है। प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र में
सुरक्षा हेतु दुर्ग को राज्य का अभिन्न अंग माना गया है। तो दुर्ग तो इम्पोर्टेंट था, दुर्ग के माध्यम से राजा लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, आर्य की सही व्याख्या भी करता है। संपूर्ण देश में राजस्थान में सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। ये गलत है यार। ये क्यों है गलत? ये इसलिए गलत है क्योंकि संपूर्ण देश में राजस्थान में सर्वाधिक गढ़, ये जो राजस्थान है, राजस्थान का गढ़ के निर्माण में कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। इस वजह से ये गलत है ना? क्यों है? क्योंकि जो पहला स्थान है वो महाराष्ट्र का आता है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है। ठीक है, पहले महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद राजस्थान आ जाएगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक दुर्ग बने हुए हैं। तो ये कथन क्या है? गलत है। और आर कथन सही है, क्योंकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान है, लेकिन आर में सही तथ्य दर्शाया गया है। राजाओं और सामंतों ने राजस्थान में बहुसंख्यक दुर्गों का निर्माण करवाया। राजाओं और सामंतों ने राजस्थान में बहुसंख्यक दुर्गों का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही बात है। दुर्गों का निर्माण निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, पशुधन बचाने के लिए किया गया था। तो सही बात है, निवास के लिए, सुरक्षा के लिए, सामग्री संग्रहण, पशुधन के लिए इसका यूज किया जाता था। आर्य की सही व्याख्या भी करता है। आक्रमण के समय प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए दुर्गों की आवश्यकता होती थी और दुर्ग राजाओं और प्रजा दोनों के लिए संकटकालीन आश्रय स्थल का काम करते थे। दोनों कथन सही है। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई मिलता है। दुर्ग, जहाँ पर दुर्ग का नाम आ जाए ना, वहीं पे समझ लेना कि सबसे पहले इसका वर्णन किसमें मिलता है? कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो सेंधव, सेंधव यानी कि सिंधुकालीन सभ्यता और प्राक हड़प्पा सभ्यता, ये समकालीन है। एक सेंधव सिंधुकालीन सभ्यता और प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता कालीबंगा में दुर्गीगत बच्चों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। मौर्य, गुप्त और परवर्ती युगों में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। एक तो मौर्य काल, एक गुप्त काल और परवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। सही बात है। मौर्य काल में, गुप्त काल में, परवर्ती युग में दुर्गों का निर्माण हुआ था और इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों और जलाशयों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो मौर्य काल में जैसे कि बौद्ध कालीन मंदिर बने और गुप्त काल में भी मंदिर बने, तो मंदिरों को और जलाशय को जो है प्रचुर, मंदिरों को और जलाशय को इम्पोर्टेंस दी जाती थी इसमें। आगे देखें। राजपूत काल में नगरों की स्थापना में परिपूर्ण नगर विकास का ध्यान रखा जाता। नगरों की स्थापना में नगर विकास का तो ध्यान रखा ही जाएगा। देशी राजाओं ने, जैसा कि आपको पता है, पहले राजधानियाँ बनी थी। जैसे मंडोर था, ओवसिया था, भीनमाल था, है ना? तो उसी प्रकार से जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, मरुस्थल के जिले जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर आदि नगरों की स्थापना में दोनों कथन सही है। आर्य की सही व्याख्या। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर के निर्माण के लिए विद्याधर को वास्तु कार्यशिल्पकार नियुक्त किया, जिसने जयपुर शहर को नववर्गीय सिद्धांत पर बनाया। बिल्कुल सही बात है। तो नीचे कथन दिया गया, विद्याधर ने जयपुर शहर का नक्शा नववर्गीय के सिद्धांत पर बनाया। दोनों कथन सही है और आर्य की सही व्याख्या भी है। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर में बाजारों का निर्माण